नमस्कार शोधार्थियों। कहते हैं ना, कोई भी दर्द इतना बांझ नहीं होता जिसे कोई हमसफ़र न मिले, हमज़ुबां न मिले। कोई राह या पगडंडी ऐसी नहीं होती जिस पर केवल एक मुसाफिर गुजरा हो। ऐसे ही भाव, दर्द, तकलीफ, मर्म, पीड़ाएं, अनुभव, स्मृतियाँ, संवेदनाएं हमारी साझी होती हैं, हम सबकी होती हैं। साथियों, अनीता भारती मेरे लिए केवल एक कवि का नाम भर नहीं, एक परिचय भर नहीं, एक पहचान भर नहीं, बल्कि वह आत्मीय संबोधन है, वह आत्मीय लगाव, बसाव है कि वह प्रेरित करती हैं लगातार संघर्षशील रहने के लिए, जूझने के लिए। केवल रचनाकार के रूप में नहीं, उनका फील्ड वर्क, उनका सामाजिक सत्कार, सहयोग, सेवा, सौहार्द का भाव, सबको एक साथ लेकर चलना, संवेद रूप से, संवेदन से जुड़ना अनीता भारती की पहचान है। अनीता भारती के कविकर्म को, उनकी रचनात्मक यात्रा को मैं पहले भी अपने इस YouTube चैनल सुधा उपाध्याय के सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में शामिल कर चुके हूँ। पर साथियों, अफसोस कि उस वीडियो में कुछ कमी आई और कविताओं का जो विवेचन विश्लेषण होता रहा, कविताओं का जो पाठ होता रहा, नेपथ्य से ध्वनि इतनी ऊपर थी, इतनी प्रबल थी कि वो पाठ दब सा गया, कमज़ोर पड़ गया और वो विवेचन विश्लेषण शोधार्थियों तक पहुंच नहीं पाया। यही कारण है कि उसी सिलसिले में आज मैं अनीता भारती की 3 ज़रूरी कविताएं रुखसाना का घर संग्रह से लेकर आई हूं आप सबके लिए। साथियों, अनीता भारती चर्चित कहानीकार और आलोचक और कवयित्री हैं, यह आप सब जानते हैं। उनका सामाजिक कार्यकर्ता रूप मुझे लुभाता है। उनका दलित स्त्री के प्रश्नों पर निरंतर लेखन मुझे सक्रिय, सचेतन बनाता है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है साहित्य जगत के लिए, समाज के लिए। वे केवल एक कवि या रचनाकार नहीं, एक सफल सार्थक अध्यापक भी हैं और अध्यापन में वे एक कुशल नेत्री की तरह सबका दिशा निर्देशन करती हैं और अपने विद्यार्थियों में उतनी ही लोकप्रिय हैं, जानी मानी, पहचानी जाती हैं और यही उनका सबसे बड़ा परिचय होगा। युद्धरत आम आदमी के विशेषांक स्त्री नैतिकता का तालिबानीकरण, इसका अतिथि संपादन किया है अनीता भारती ने। अपेक्षा पत्रिका की कुछ समय तक उप महासंपादक भी रही हैं। समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध, ये इनकी आलोचना पुस्तक है। एक थी कोटेवाली, ये कहानी संग्रह है। यथास्थिति से टकराते हुए में दलित स्त्री जीवन से जुड़ी कुछ कहानियां हैं, इसका संयुक्त संपादन किया है आपने। यथास्थिति से टकराते हुए में दलित स्त्री जीवन से कुछ जुड़ी कविताएं भी हैं, जिसका संयुक्त संपादन किया है और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि आपके इस संकलन में मेरी भी कविताएं प्रकाशित रही हैं। यथास्थिति से टकराते हुए दलित जीवन से जुड़ी आलोचना की भी पुस्तक इनकी आ चुकी है और ये भी संयुक्त संपादन में रहा है। स्त्रीकाल के दलित स्त्रीवाद विशेषांक की अतिथि संपादक के रूप में आप रही हैं। रुखसाना का घर तथा एक कदम मेरा भी, ये 2 विशेष चर्चित साहित्य जगत में, आलोचना जगत में इनके कविता संग्रह रहे हैं। अनीता भारती को सावित्रीबाई फुले की कविताएं, इसका इन्होंने सफल संपादन किया है। कदम पत्रिका में डॉक्टर तेज सिंह विशेषांक की अतिथि संपादक रही हैं। शोधार्थियों, आज मैं रुखसाना का घर से अपनी पसंद की 3 कविताएं लेकर आई हूँ और उसके बहाने हम एक विशेष समुदाय की जात जमात से उठती हुई, जूझती हुई संघर्षशील स्त्री पर हम बात करेंगे शोधार्थियों। और स्त्री का संघर्ष बहुत पुराना है, उस पर भी वंचित होना, शोषित होना और लगातार यातना और पीड़ा में रहना
इस रुखसाना नाम की स्त्री का इन पीड़ाओं से जूझते हुए भी संघर्षशील रहना और अपने जीवन के मायने तलाशना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपनी पसंद की वे 3 कविताओं का पाठ करूंगी और फिर हम विश्लेषण विवेचन करेंगे। पहली ही कविता, रुखसाना का घर। सोचती हूँ मैं, क्या तुम्हें कभी भूल पाऊंगी रुखसाना? तुम्हारी आंखों की गहराई में झांकते सवाल, तुम्हारे निर्दोष गाल पर आकर ठहरा आंसू का एक टुकड़ा। बात करते करते अचानक कुछ याद कर भय से कांपता हुआ तुम्हारा शरीर। तुम्हारे बच्चे जिनसे स्कूल अब उतनी ही दूर है जितना पृथ्वी से मंगल ग्रह। किताबें जो बस्ते में सहेजते थे बच्चे अब दुनिया भर की गर्द खा रही है। या यूं कहूं रुखसाना, किताबें अपने पढ़े जाने की सजा खा रही हैं। तुम्हारी बेटी के नन्हे हाथों से उत्तर कापियों पर लिखे एक छोटे से सवाल, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषताएं। तुम्हारी बेटी के नन्हे हाथों से उत्तर कापियों पर लिखे एक छोटे से सवाल, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषताएं पर अपना अर्थ तलाश रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं यह कविता एक स्त्री और उससे जन्मने वाली अन्य संततियों यानी अगली पीढ़ी। ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। ये संघर्ष यात्रा, ये यातना, ये पीड़ा सतत है, लगातार जारी है। इसलिए रुखसाना ने जो सहा, रुखसाना ने कुछ नहीं कहा उस सहने पर उसके बाद की पीढ़ियां सवाल करेंगी, वे हस्तक्षेप करेंगी, वे नेपथ्य से बाहर निकलना चाहेंगी और अपनी संघर्ष, अपनी जूझ का आपसे हिसाब मांगेंगी। और हिसाब मांगते हुए देश में प्रचारित, प्रसारित और क्या कहते हैं, विज्ञापित धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न को वो बार बार उठाएंगी कि जात, जमात, धर्म, समुदाय, समूह अगर कुछ नहीं है तो हम कैसे अपने हक से, अपने हुकूक से मारे गए, हम कैसे बार बार ललकारे, दुत्कारे, धिक्कारे गए। तो रुखसाना तो चुप रही, अपनी जूझ में, अपने संघर्ष में लगातार वो सहती रही और उसने एक मौन साधे रखा हमेशा। लेकिन वो मौन साधना, उसकी गणना, उसका हिसाब और उन निरुत्तरित प्रश्नों के जवाब उसकी संततियां बार बार मांगेंगी। और यही अनीता भारती इस कविता में भी कहना चाह रही हैं कि रुखसाना की संततियां चुप नहीं रहेंगी, जैसे कि उसकी बेटी की उत्तर पुस्तिका में उठाया हुआ वो सवाल कि क्या है आखिर धर्मनिरपेक्षता, किसे कहते हैं सर्वधर्म समभाव। यदि वह कहीं नहीं है तो उसे इतना विज्ञापित, इतना प्रचारित, प्रसारित क्यों किया जाता है। दूसरी कविता, रुखसाना, सामने कपड़े सिलने की मशीन पड़ी है, ना जाने कितनी जोड़ी सलवार, कमीज, ब्लाउज, पेटीकोट, फ्रॉक, बुशर्ट, झबले सिले हैं तुमने। तुम्हारे दरवाजे न जाने कितनी बार आई होंगी गांव भर की औरतें, यहाँ तक कि चौधरी की बहू भी तुम्हारे सिले कपड़े पहन इतरा कर तारीफ करते हुए किसी आशिक की तरह तुम्हारे हाथ चूम कर डायलॉग मारते हुए, मेरी जान क्या कपड़े सिलती हो। तुम्हारे हाथ चूम कर डायलॉग मारते हुए, मेरी जान क्या कपड़े सिलती हो तुम। पर अब धुआं धुआं पलों को बटोर, अब धुआं धुआं पलों को बटोर, कहती है निराश रुखसाना, शरणार्थी कैंप के टेंट में पड़ी पड़ी। मैं भी इस सिलाई मशीन की तरह ही हूं, मैं भी इस सिलाई मशीन की तरह ही हूं, जंग खाई निर्जीव। मेरे जीवन का धागा टूट गया है, बाबीन है कि अपनी जगह फंस गई है।
मेरे जीवन का धागा टूट गया है, बाबीन है कि अपनी जगह फंस गई है। रुखसाना याद आती है मुझे रहीम की पंक्तियां, पर तुमसे कैसे कहूं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। शोधार्थियों, अनीता भारती की कविता, इसका मर्म आप देखें और स्मृतियों में जाएं। जब स्मृतियों को आप खंगालते हैं और इस मर्म को, इस पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक साधारणीकरण करना ही होगा। उस वेदना को अपने भीतर उतारना ही होगा। उस उपेक्षा को, उस पीड़ा को, उस दंश को, उस यूज एंड थ्रो जो इस्तेमाल की हुई, भोगी हुई, बार बार ज़रूरत पर काम आने वाली रुखसाना, जो गांव भर के कपड़े सिलती है और अमीर हों, गरीब हों, वर्ग से, जात से, समूह से, छोटे हों, बड़े हों, सबने सराहा उसके सिलाई मशीन को और उसके हुनर को। वही रुखसाना आज इस्तेमाल के बाद फेंक दी गई है, हाशिए पे कर दी गई है, कोने में धकेल दी गई है, बिल्कुल जंग खाई निर्जीव। ये यूज एंड थ्रो, ये संस्कृति का ये सबसे क्या कह सकते हैं, सबसे बदसूरत चित्र है ये। और अनीता भारती कहती हैं कि रुखसाना, कैसे इन लोगों को समझाओगी, इस जात जमात को समझाओगी, इस समाज को समझाओगी, इस एलीट क्लास को समझाओगी, इन संभ्रांतों को समझाओगी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वह अपनापन, वह आत्मीयता, वो संलग्नता, वो जुड़ाव, वो पारस्परिकता, वो एक दूसरे से निभाने की, निर्वाह करने की, साथ साथ चलने की, एक दूसरे से प्रेम परवाह करने की आदत अब शुमार नहीं है लोगों में। अब लोग संस्कृति को धता बताकर, सभ्यता से दूर दरकिनार होकर तुम जैसी स्त्रियों के हुनर का इस्तेमाल तो करना जानते हैं, पर तुम्हें जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, जब तुम सवाल करती हो, जब तुम्हें प्रेम और परवाह की दरकार होती है, तो हम तुम्हें दरकिनार कर देते हैं। तो वो अपनापन अब वापस नहीं लौट सकता, वो समाज अब वापस नहीं लौट सकता, और लौटेगा तो एक गांठ पड़ी हुई होगी, कुंठा अंदर पनप रही होगी और हम अलग हुए जा रहे होंगे। तीसरी जरूरी कविता। ओ मुजफ्फरपुर नगर की लोहारिन बधू, जब तुम आग तपा रही थी भट्टी में, उस भट्टी में गढ़ रही थी औजार, हंसिया, दाव और बल्लम, तब क्या तुम जानती थी? तब क्या तुम जानती थी कि ये सब एक दिन तुम्हारे वजूद को खत्म करने के काम आएंगे? कुछ दिन पहले तुम खुश थी, चहक रही थी, अम्मी आजकल हमारा काम धंधा जोरों पर है, भट्टी रात दिन जलती है, इस ईदी पर हम दोनों जरूर आएंगे तुमसे मिलने और ईदी लेने। पर क्या तुम उस समय जानती थी यह औजार किसानों के लिए नहीं, ये हथियार दंगों की फसल काटने के लिए बनाए जा रहे हैं। कितनी भोली थी तुम, ये ईदी लेने की छोटी सी इच्छा, ये ईदी लेने की छोटी सी इच्छा पूरी न हुई। ओ मुजफ्फरपुर नगर की लोहारिन बधू, जब तुम आग तपा रही थी भट्टी में, उस भट्टी में गढ़ रही थी औजार, हंसिया, दाव और बल्लम, तब क्या तुम जानती थी कि ये सब एक दिन तुम्हारे वजूद को खत्म करने के काम आएंगे? जो सृजन करते हैं हथियार, जो धारदार खुरपी, हंसिया, दाव, बल्लम, कुदाल, कुल्हाड़ी, जो धरती की उर्वरा को बढ़ाने के लिए, जो धरती की नैसर्गिक सौंदर्य को बढ़ाने के काम आते हैं, जो
अनाज को उपजाने और लोगों के भरण पोषण के लिए औजार हथियार काम आते हैं। तुम बड़े चाव से बना रही थी कि प्रकृति का सृजन होगा, फसलें लहलहाएंगी, हरियाली खुशहाली बढ़ेगी और इस हरियाली खुशहाली में हम ईद मनाएंगे। हम हिंदू मुसलमान मिलकर ईद मनाएंगे। उस हम को इन आतंकियों ने, इन दंगाइयों ने, इन ये जो दंगों में हथियार इस्तेमाल हुए, जो हिंसा, क्रूर और जो अत्याचार अनीति बढ़ी, इसमें वो हथियार भी इस्तेमाल हो गए, वे हथियार जो सृजन के लिए बनाए गए थे। सैल्यूट अनीता भारती, बेहतरीन कविताएं। बहुत शुक्रिया।